हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत लोग का यही डिमांड था कि जितना हो सके सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराइए बीपीएससी का, रीसेंट एग्जामिनेशन का, बीपीएससी टीआरई का, बीपीएससी पीवाईक्यू का। कल आप लोग ने देखा होगा, रात को एक वीडियो आया था, उसमें सारा चीज़ था बीपीएससी एमवीआई एमडी और डीओसो 2025 में जितना भी एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन थे। इस वीडियो में वही रहेंगे, 2025 के सवाल जितना भी रहेगा वो रहेगा। बीपीएससी टीआरई का जितना भी सवाल रहेगा उसको हम लोग करेंगे फास्ट फॉरवर्ड वे में, और मैथ्स का भी सवाल रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैथ्स का सवाल करा दो, तो मैथ्स का भी सवाल रहेगा। देखो, साइंस में 30 तो आना फिक्स है। आप लोग अगर पूरा देख लियो, और रात को आप लोग के लिए एक वीडियो आएगा, शाम को आएगा, जिसमें कंपाइलेशन रहेगा, 4 या 5 घंटे का रहेगा। दैट विल बी ब्रह्मास्त्र, 600 से 700 सवाल रहेगा साइंस का। अगर वो आपने देख लिया तो मतलब श्योर शॉर्ट है, 30 नंबर आपका आना फिक्स है। इसके अलावा साइंस के लिए घटना चक्र, बायोलॉजी हो चुका है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सारा डिलीवरेबल्स तैयार है। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बार बार मल्टीपल रिवाइज करो और प्रीलिम्स निकालो। चलो पहला सवाल पर आते हैं। और हाँ, ये दोनों है, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी है। सबसे अधिक तो लोग जो गुस्सा आते हैं वो इसीलिए कि हिंदी में नहीं होता, तो ये इसमें कोशिश किया गया कि हिंदी को भी इंक्लूड करें। चले, पहला सवाल है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जालियांवाला बाग मसाकर। हिंदी में देखो, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था। अब जालियांवाला बाग जानने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जालियांवाला से फैक्ट्स मुझे बताना होगा। जालियांवाला बाग का डेट अप्रैल 13, 1913। ठीक है, ये सब चीज़ याद हो गया। जालियांवाला बाग मैसाकर हुआ था किन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी कारण से लोग एकदम नाखुश हो गए थे इंग्लिश हुकूमत के खिलाफ। बोल रहे थे कैसे हमारे इतने बड़े नेता को आप लोग अरेस्ट कर सकते हो। जालियांवाला बाग में कौन मेयर था? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर, ठीक है, जनरल ओडायर था। एडवर्ड हेनरी ओडायर इसको कहते हैं। इसके बाद जब हुआ जालियांवाला बाग, तो इसके बाद एक कमेटी बैठा गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। आपको याद आ रहा होगा ये सारी चीजें। वेरी गुड, रिवाइज भी हो जा रहा है। हंटर कमीशन में 3 लोग थे। सीएच सेतलवड साहब थे, पंडित जगत नारायण थे, और एक और थे, सरदार खान थे, शायद सरदार खान थे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कौन थे। सरदार खान थे, ये सब थे। और इसी के एवज में गांधी जी ने कैसर हिंद का उपाधि छोड़ा था, ये मुझे याद आ रहा है। और क्या नाम है, जनरल ओडायर को कुछ तो हुआ नहीं था, पनिशमेंट वगैरह से कुछ नहीं मिला, तो उल्टा उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया था। बताओ, ऐसा काम करने के बाद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी उसको मिल गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा, कौन था वाइसरॉय? इरविन नहीं था। इरविन का कार्यकाल बताना, ठीक है, और कर्जन का कार्यकाल बताना। आंसर क्या हुआ, केम्सफोर्ड हुआ। केम्सफोर्ड उस टाइम पे था, है ना। मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी आया था। कर्जन का क्या क्या पॉलिसी था आप मुझे बताना। इरविन का क्या क्या, और गांधी इरविन पैक्ट किस दिन साइन हुआ था वो हमें बता देना। और देखो, यही है ऐतिहासिक जालियांवाला बाग। ठीक है, अगर आपने विजिट किया होगा तो आप देखे होंगे वो मतलब कितना ब्रूटली इन लोग ने ट्रीट किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको याद होना चाहिए। डब्ल्यू सी बनर्जी, एक बैरिस्टर थे ना। डब्ल्यू सी बनर्जी एक बैरिस्टर थे। कितना लोग वो आए थे, 72 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था आप हमें बता देना। डब्ल्यू सी बैनर्जी। दादा भाई नौरोजी से आपको क्या याद आ रहा है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कितना बार उन्होंने प्रेसाइड किया था? बदरुद्दीन तैयब जी से क्या फैक्ट याद आ रहा है? ये सब कमेंट सेक्शन में बताना। जितना एक्टिव रहोगे उतना आप एग्जाम में रिकॉल कर सकोगे, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी से आपको क्या याद आ रहा है? दादा भाई नौरोजी से जितना फैक्ट्स आपको याद आ रहा है। और हम लोग का कमेंट सेक्शन आप देखते हो कितना वो रहता है, फ्रूटफुल रहता है। मतलब एक कोई कमेंट करता है, उसको काउंटर करने के लिए दूसरा आता है, तीसरा आता है, मतलब फैक्ट्स चलते रहता है। अगर मान लीजिए किसी ने दादा भाई नौरोजी लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी का लिख देगा कितना किताब है, और उससे रिलेटेड जितना भी आगे जो होगा, कौन से पार्टी से उन्होंने कंटेस्ट किया था, ये सब चलते रहना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, रिवाइज होते रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अच्छा, यही सवाल आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? निम्नलिखित में किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी का किताब पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका किताब है। ठीक है, सॉरी, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का किताब है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन। अब दादा भाई नौरोजी से मुझे जो फैक्ट्स मैंने बताया था आपको, 3 बार कांग्रेस सेशन को इन्होंने प्रेसाइड किया था, वो तीनों कांग्रेस सेशन को प्रेसाइड किया था उन्होंने।
आप कमेंट सेक्शन में बताना कब कब किए थे। बाल गंगाधर तिलक से आपको क्या क्या रिलेटेड चीजें याद आ रहा है? बाल गंगाधर तिलक से जो दो केसरी और महारथा है, केसरी क्या इंग्लिश में था या मराठी में था, ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले से आपको क्या क्या याद आना चाहिए? पॉलिटिकल गुरु थे, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी उन्होंने बनाया था, ये सारा। लेकिन कुछ दिन के बाद गांधी जी के साथ उनका डिफरेंसेस हो गया था। क्यों डिफरेंसेस हुआ था? क्योंकि गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था? वर्नाकुलरिज्म पे था। वर्नाकुलर बोले तो वो कह रहे थे कि मदर लैंग्वेज वालों को ज्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए, आपकी तालीम होनी चाहिए हिंदी में होनी चाहिए, या फिर आपकी जो मदर टंग है उस पर आपकी तालीम होनी चाहिए। बट गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ वेस्टर्न थिंकिंग था उनका उनका उन्होंने बोला कि ठीक है आप ट्रेडिशनल भी रखो, लेकिन आप वेस्टर्न थिंकिंग को भी अपनाओ, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, आपको कदम से कदम मिला के चलना होगा ना, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले का ये था। आंसर क्लियर हो गया ग्रैंड ओल्ड मैन आपको, दादा भाई नारोजी? चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने क्या क्या स्टार्ट किया था? स्वदेशी मूवमेंट तो मुझे, मैं काट दूंगा। स्वदेशी मूवमेंट किसके टाइम पे हुआ था बताना। एनसीएम से मुझे जो जो फैक्ट्स आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। एनसीएम से मुझे फैक्ट आ रहा है कब 1920 में हुआ, अगस्त, ये मेरे को डेट याद नहीं है, अगस्त में था शायद, अगस्त 1920 में, बता देना ठीक है। 2 सेशन हुआ था, एक था स्पेशल सेशन था, और एक जो एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का वो था। स्पेशल सेशन कहाँ पे हुआ था? दैट वाज हेल्ड इन कैलकाटा, ठीक है। और एनुअल सेशन जो होता है दिसंबर में होता था, वो हुआ था नागपुर में हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ स्पेशल सेशन कैलकाटा में हुआ था, दो तो चीज बने थे, एक प्रोपोजर बने थे कि हम लोग को करना है, और एक था अपोजर। अपोजर बोले तो मतलब ये लोग थे कि एनसीएम नहीं होना चाहिए। प्रोपोजर में हमारे लीडर कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी ने बोला नहीं हम लोग एनसीएम स्टार्ट करेंगे, और बाकी अपोजर में लोग थे, है ना। सेम एनुअल सेशन, देखो सवाल इससे आपसे ही पूछेगा कि एनसीएम सेशन में स्पेशल सेशन कहाँ पे हुआ था, तो इट वाज हेल्ड इन कैलकाटा। और दूसरा एनुअल सेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर सेशन में हुआ था। यहाँ पे मोशन पास किया गया, तो यहाँ पे बोला गया था कि हम लोग अब एनसीएम स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीएम होने के बाद आपको याद आना चाहिए वो ऐतिहासिक दिवस, February 4, 1922। ये मुझे बताना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे गांधी ने केसरी हिंद वो बोला, उसके बाद गांधी जी ने दिया था ना केसरी हिंद, केसरी हिंद। और गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर कब और कौन सा चीज को बोला था कि दिस इज एन हिमालयन ब्लंडर? ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताना। जितना हो सके एक्टिव रहो, सवाल पढ़ रहे हो, एक्टिविटी बढ़ाओ अपना। या तो आप स्क्रिबल करो अपने नोट्स में जो मैंने बताया था, स्क्रिबल करते चलो, या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर अपने दोस्त को बताओ जो भी सामने आपके खड़े हो, उसको साथ डिस्कस करते रहो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते। हु वॉज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से मुझे याद आना चाहिए गवर्नमेंट अंतरिम गवर्नमेंट में कौन कौन लीडर थे जो ने पोर्टफोलियो अपनाया था, ठीक है, आपको ये चीज याद होना चाहिए। नेहरू साहब से आपको क्या याद आना चाहिए? 1929 याद आना चाहिए, लाहौर। अगर लाहौर याद आ रहा तो आपको रावी नदी याद आना चाहिए। रावी नदी अगर याद आ रहा तो आपको ज्योग्राफी का याद आना चाहिए। ज्योग्राफी का क्या याद आना चाहिए? झेलम, चेनाब, रावी, बियर, सतलज। इंडस वाटर ट्रीटी मुझे बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी में रावी का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन किसके पास है? रावी का जो पानी लेने का है वो सबसे अधिक किसके पास है? रावी और ब्यास कहाँ से निकलता है? रोहतांग पास से निकलता है। ये वाला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्योग्राफी वाले में कराया है। रोहतांग पास से निकलता है। क्या रावी पाकिस्तान जाता है? वेरी गुड। क्या ब्यास पाकिस्तान जाता है? जी नहीं, हरीके बैरेज में वहां मिल जाता है। ठीक है। और मुझे बताओ सतलज नदी इंडिया में कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, शिपकिला पास से आता है। वेरी गुड, सारा चीज आप लोगों को याद हो गया। नेहरू से आपको एक और चीज याद आना चाहिए, एक विलेज सेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, फर्स्ट विलेज सेशन जहाँ पे कांग्रेस ने बैठक किया था, उसका नाम बताना मुझे। बाल गंगाधर तिलक से मुझे सारा चीज याद आ गया। बाल गंगाधर तिलक से मुझे होम रूल लीग भी याद आना चाहिए। होम रूल लीग इनके अलावा किसने और स्टार्ट किया था, और पहले किसने स्टार्ट किया था, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आए। हु असोसिनेटेड सर कर्जन विली इन लंदन? सर कर्जन विली, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने किया था? वीडी सावरकर साहब ने किया था कि उधम सिंह ने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। उधम सिंह ने किसका किया था? डायर का किया था, ठीक है। चापेकर ब्रदर्स आपको याद आना चाहिए। और वीडी सावरकर का किताब आप बताना, 1857 पे उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, ये सब मुझे बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1936 इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ whom? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी?
JP नारायण, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। आंसर क्या है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती से रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स आपको याद आ रहा है वो आप सोचो। चलो हाँ, अब थोड़ा मैथ्स करते हैं। एन आर्टिकल, ध्यान सुनो, मैथ्स भी बहुत आसान है। जितना साइंस में आप लोग अब कंफर्टेबल हो गए, मैथ्स में भी वैसे ही करते हैं। साइंस में 30 लाना है करना है, मैथ्स में और रीजनिंग में 10। मैथ्स रीजनिंग के कल देखो 67 बीपीएससी मैंने सॉल्व कराया था, उसमें 10 सवाल जितने थे बहुत अच्छे से बताया हूँ। वो वाला वीडियो देख लो। मैथ्स के 2 वीडियो और पड़े हुए हैं, वो 3-4 सारा चीज देख लो। मैथ्स में आराम से 9 नंबर आएगा, जिसका अगर 3-4 नंबर आता है, ये सब वीडियो देख लो। 8-9 नंबर कहीं नहीं आपका रुक रहा है। कट ऑफ आराम से निकलने वाला है इस बार, अगले दिन से आके आप बोलोगे। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी नए नए आए हैं, बताइए कैसे करिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग क्या करो, वन शॉट का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन, ये डिस्क्रिप्शन पे देखोगे या फिर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें वन शॉट का है। उसमें वन शॉट में आपको सारा चीज़ मिलेगा। आपको बायोलॉजी का मिलेगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री, आपको बिहार स्पेशल में सारा चीज़ है। जो आपके सो कॉल्ड कोचिंग वाले जो आप हैं, वो लोग इस चीज़ का पैसा लेते हैं। आप पैसे क्यों दे रहे हो? यहाँ पे देखो आराम से सारा चीज़ें। और ऑल इंडिया रैंक 412 है, जो बीपीएससी में टॉपर थे, अभी ईपीएफओ ऑफिसर भी हैं, तो उन्होंने सारा चीज़ पढ़ा रखा है। वो वाला वीडियो आप पूरा देख डालो। पॉलिटी का है, मिडिवल हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। बिहार से रिलेटेड हम लोग ने बजट करवा दिया है ना? ज्योग्राफी का सारा चीज़ कंप्लीटेड है, साइंस का सारा चीज़ कंप्लीटेड है, सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एन आर्टिकल इज एट 10% मोर देन द सीपी। ध्यान से पढ़ो, हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे। An article is at 10% more than the CP. If discount of 10% is allowed, then which of the following is correct? दोबारा पढ़ो। एक लेख सीपी से 10% अधिक है। सीपी से 10% अधिक है मतलब मैं अगर कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेता हूँ, तो मेरा सीपी एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा मेरा 10% अधिक है, 110। ठीक है, इसको एसपी भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, सीपी 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, ये 110 रुपए है। इसमें कह रहा है हम इसमें 10% का छूट दे रहे हैं। 10% छूट मतलब कुछ भी चीज हो जा रहा है, मान लो इंडिपेंडेंस डे ऑफर आ गया या फिर जो भी आ गया, तो क्या होगा इस 4 कंडीशन में, क्या क्या होगा? अब समझो, सीपी अगर 100 हो गया, हमने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 110 हो गया। अब इसमें अगर 10% का छूट देंगे तो क्या होगा? 110, 10% छूट मतलब 90। इसको 90/100 कर दो, ये काटो ये काटो ये काटो, 11 नियम 99। अब मुझे बताओ, सीपी 100 है और ये वाला जो पार्ट है 99 है, कितने का नुकसान हुआ? 1% का नुकसान हुआ। कितने में? 1% बाई 100 इंटू 100, 1 का नुकसान हुआ। आंसर कितना आ गया? 1%। 1% का क्या हुआ? हानि हुआ। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? वापस से बताता हूँ। सीपी 100 है, 10% उसको बढ़ा दिया गया, कितना हो गया? 110 हो गया। डिस्काउंट दिया गया 10% का, अगर 10% का हम यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो अच्छा, जिसको मैनुअली करना है वो ये कर सकते हो, 110 माइनस 110 इंटू 10/100, ऐसे ऐसे काटो। 110 माइनस 11 कितना हो गया? 99 हो गया। अब वही है, 100 रुपये आपका सीपी है और 99 में अगर आप बेच रहे हो डिस्काउंट उसमें लगा के, तो 1% का नुकसान हो रहा है। पिक्चर क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5। द टू नंबर्स आर व्हाट? अब देखो, 2 मेथड बताऊंगा, स्मार्ट मेथड बताऊंगा और आपको जो इजी मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हो, लेट एक्स मान के करते हो, जिसको इसमें है, और ये वाला स्मार्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर 2x है, लेट नंबर भी x, तो दो नंबर क्या हो गया? 2x और 5x। अब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 66, मतलब 5x माइनस 2x का डिफरेंस बराबर है 66 का, तो 3x बराबर कितना होगा? 66 होगा। x बराबर 22 होगा। x बराबर 22 हो गया। सवाल क्या पूछा? तो टू नंबर, तो एक नंबर है 2x, 2 इंटू 22 करेंगे तो कितना होगा? 44। दूसरा नंबर है 5x, 5 इंटू 22 करेंगे कितना होगा? 110। ठीक है, आंसर देखो यहाँ पे भी आएगा, बट स्टेप देखो कितना आपने कवर किया है। स्मार्ट मेथड क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 66। रेशियो दिया हुआ है 2:5। अब कह रहा है ये दोनों का डिफरेंस जो कि 3 है, लेकिन आंसर में कितना दिया? ऑप्शन में कितना दिया है, मतलब सवाल में कितना दिया है? 66। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 22। एक का वैल्यू 22, दो का वैल्यू 44, पांच का वैल्यू 110। समझ रहे हो? कट शॉर्ट करो आराम से। 10-12 सेकंड का ये सवाल था, है ना? 2 मेथड बता दियो, आपको जिसमें सहूलियत हो आप वो फॉलो करो, बट आई विल से आप स्मार्ट मेथड अपनाओ।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मायोपिया इज अ डिजीज इन विच अ पर्सन कैन सी, इन अ पर्सन कैन नॉट सी। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है? ये हम लोग ने कितनी बार किया है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। हर सवाल जितना भी पीवाईक्यू करवा रहा हूँ सब में ये सवाल आ रहा है। लाइट्स एंड रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन वो वन शॉट पड़ा हुआ है, प्लीज उसको जाके बार बार देखो उसको। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, मिरर हो गया, इमेज कहाँ बन रहा है ना, वो सब चीज उसमें सॉर्टेड है। सवाल कह रहा है मायोपिया। मायोपिया से मैंने क्या बोला था, हम लोग का प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम। हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग दूर का नहीं देख पाते हैं। पास का तो दिख जाता है बट दूर का, हम लोग का दूर का विजिबिलिटी कम हो जाता है। दूर का विजिबिलिटी कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग को कौन सा रोग होता है, मायोपिया। अब मुझे बताओ, मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज बनता है या रेटिना से बाद में इमेज बनता है? ये वाला भी मैंने करवा रखा है। तो इसमें क्या सवाल है, मायोपिया इज अ डिजीज इन व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। तो ये होता है रोग मायोपिया का। और मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस। और क्या कहते हैं, अनिवेश हो गए, यूपीएससी मोटिवेशनल वाले हो गए, अंजलि हो गई, अर्चना हो गई, ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। ये लोग का कमेंट सेक्शन में देखना, हर वीडियोस के नीचे उनका कमेंट्स होता है। ये लोग पढ़ते हैं सवाल, पॉज करते हैं और आंसर देते हैं। इनका पूरा प्रैक्टिस होते रहता है और साथ साथ जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस होता रहेगा। तो इंगेज करते रहो सब चीजों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये वाला पीडीएफ मैं एनोटेड पीडीएफ भेज दूंगा, उसका चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आए। अरे यार ये ऊपर कट गया है, अच्छा ठीक है, हिंदी में तो लिखा ही हुआ है। इस टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है। सब टीआरई का सवाल है, जितना टॉप टॉप सवाल है सारा चीज हर दिन अब यही चलेगा। एमसीक्यू आते रहेगा, आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो। यदि 7 to the power 12x plus 6 इक्वल टू 49 3x plus 12। अब देखो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते होंगे, मैं बताता हूँ। देखो क्या करो, 7 12x plus 6 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 49 रेज टू द पावर 3x plus 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब 49 को अपन 7 में कैसे तोड़ सकते हैं? क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो इसको कुछ मत करो, 7 इसको यूं का यूं लिख दो, 12x plus 6, ठीक है। 49 को मैंने तोड़ा, मैंने क्या लिया, 7 का पावर स्क्वायर इंटू 3x plus 12। यहाँ तक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब अंदर इसको ये करो, 7 7 कटा तो 12x plus 6 बराबर कितना हो गया, 6x plus 24। 6x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 3। सवाल क्या पूछ रहा है, x का मान कितना हुआ, 3 हो गया। पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। अब मान लो इसी पे कुछ और सवाल आ गया, अगर सवाल आ गया 8 की पावर 4x प्लस 12 इक्वल टू 512 टू द पावर 3x माइनस 9, इसका आंसर मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द cans in which food is placed are coated with tin and not zinc because, जो हिंदी में देख लो, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, जस्ता की नहीं चढ़ी होती है। क्यों? बचपन में वो टिफिन याद है, टिन वाला था जिसमें पराठा और भुजिया हम लोग को मिलता था। तो वो क्या होता है, टिन का बना होता था। कभी सुने हो जिंक का बना हुआ? जिंक का क्यों नहीं बना था? अब यहीं पे सारा चीज आता है, रिएक्टिविटी सीरीज का आता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरा याद होगा, मैंने आपको बोला था रूम पे चिपका लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, एजी, एयू, ऐसे जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम और सोडियम है। अब ये लोग हाईली रिएक्टिव है, इन लोग को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं और ये लोग इजीली नाइफ से कट भी सकते हैं। ये सब आपको याद आ रहा है, वायलेंटली बहुत रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, टिन और जिंक क्यों यूज करता है, क्योंकि जिंक जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, टिन नीचे कहीं आता है। तो जिंक रिएक्टिव होने से कारण अगर आप वहां पे खाने में डाल दोगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा और खाना को खराब कर देगा। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग टिन को यूज करते हैं और जिंक को यूज नहीं करते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक तुरंत रिएक्ट कर जाएगा टिन से और रिएक्शन करा देगा और जो खाना है उसको बर्बाद कर देगा। तो पिक्चर क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? कल आप देखना 67 बीपीएससी में, अगर जिसको न्यूटन के बारे में पढ़ना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जिसको इंटरेस्ट है ब्लैक होल थ्योरी में जिसको इंटरेस्ट है क्या टाइम ट्रेवल हो सकता है कि नहीं, वो वीडियो देखना, फ्री टाइम में देखना, जब आपको लगेगा कि थोड़ा सा चिल मारना चाहिए। चिल मारने में रील्स देखते हुए फिर सॉन्ग सुनते हो, उससे बेहतर है कि ये देख लेना, ब्लैक होल पे देख लेना, ठीक है। इसमें पूछा गया
मेक यूज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों? बच्चों को पता होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु है, अपने ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसके साथ साथ कोई और फोर्स उसको लगा रहा है। समझ में आया? आप वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, वॉल भी मतलब ग्राउंड पे आप फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड भी आप पे फोर्स लगा रहा है ना, तभी तो आप स्टेबल हो। समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बर्नौली का आपको याद आ रहा है एग्जांपल, वो वाला जो मैंने दिया था कि मान लो यहाँ पे एक बंदा घर पे सोया हुआ है ना, यहाँ छज्जा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या इसमें लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अंदर का जो बॉडी प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है, वो मैनेज करे रखा है। या फिर आप समझो ऐसे इंसान है, हम लोग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तमाम तरीके का प्रेशर लग रहा है, बट अंदर में ब्लड प्रेशर भी तो है, वही तो बैलेंस करके रखा है। अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर चला जाएगा। यही कारण है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर क्या करता है? बैलेंस करके रखता है हमारा आने वाला बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी बैलेंस रहता है। तो ये भी तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम कर रहा है ना। एक फोर्स यहाँ पे आ रहा है, एक फोर्स आ रहा है, ऑपोजिट फोर्स उसको काउंटर एक्ट कर रहा है। इसमें सवाल में पूछ रहा है कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सबसाइड करता है। आर्चरी तीरंदाजी में अगर देखते होगे, दीपिका कुमारी को अगर आप देखा होगा, तो जैसे शूट करती है तो पीछे से झटका लगता है उनको, या फिर आपने कैटापल्ट चलाया होगा, जो जो अपन गुलेर चलाते थे, या फिर चिड़िया को मारने वाला वो पिस्तौल, या फिर वो दुर्गा पूजा में जो अपन यूज नहीं करते वो जिससे वो बैलून फोड़ते हैं, तो वो भी जब मारते हो तो पीछे थोड़ा झटका आता है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। स्पेस रॉकेट भी एग्जाम्पल है, वेंचुरी मीटर भी एग्जाम्पल है, सारा इसका एग्जाम्पल है, मोर देन अबव। ठीक है, और मुझे बताना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और कौन कौन सा होता है उससे ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आओ। पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स। देखो ये सवाल कितनी बार आया है एसिड रेन पे। एसिड रेन से मैंने क्या बताया था? NOx होगा, SOx होगा, है ना। एसिड रेन से मैंने बताया था ताजमहल जो कलरिंग हो रहा है, येलो हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन से मुझे एक और चीज याद आ रहा है, बायो इंडिकेटर कौन होता है? बायो इंडिकेटर लाइकेंस होता है। लाइकेंस किसका बनता है? एल्गे और फंगाई का बनता है। ठीक है, एल्गे और फंगाई का क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और लाइकेन अगर विलुप्त हो रहा है तो आप समझ लो एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया। और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या है? SOx NO2। यहाँ पे क्या सवाल दिया है? SOx, बस आंसर SOx है। क्लियर हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। आप मुझे बताओ लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। मीथेन से मुझे सारा चीज याद आ रहा है, पैडी। अच्छा, एज़ोला कुछ याद आ रहा है? एज़ोला क्या होता है? एज़ोला मुझे बताना, एज़ोला क्या है? क्या इसी से रिलेटेड है एज़ोला? वेरी गुड। अब बायोगैस का बात चल रहा है तो एलपीजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी में क्या होता है? कल भी ये सवाल पूछा गया था। ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सबसे पहला मीथेन होगा, फिर होगा इथेन, फिर हमारा होगा प्रोपेन, फिर होगा ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे चलता रहेगा। हेक्सेन, हेक्सेन का डायग्राम तो याद होगा ना, ऐसे बेंजीन टाइप का बनाते हैं, बेंजीन रिंग। ठीक है, ये सब चीज मेरे को याद आ रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कौन से प्रोसेस से हम लोग उसको बनाते हैं? ये एक सवाल आया था अभी, मैंने देखा था MVI वाले में एक सवाल आया था कि ग्रीन हाइड्रोजन कौन से प्रोसेस से बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल मुझे बताओ ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनता है, कौन सा प्रोसेस से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। वेरी वेरी प्रॉबल है, इस बार आ सकता है ये सवाल। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब आया था? एक और सवाल, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये कौन से ईयर में आया था और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? आपका करंट अफेयर्स भी मैं करवा रहा हूँ इससे। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। बाई सेलिंग 39 दर्जन ऑफ मैंगोज, बाई सेलिंग 39 दर्जन ऑफ मैंगो, एक दर्जन 12 होता है ना, 39 दर्जन ऑफ मैंगो, अ वेंडर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्रोसीड ऑफ 13 दर्जन ऑफ मैंगो। बहुत लोग ये सवाल देख के डर जाएंगे, हिंदी में पढ़ो। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसके लाभ प्रतिशत बताइए। पिक्चर समझो, एक सेलर है, इसने 39 दर्जन मैंगो खरीदा और ये 39 दर्जन बेच दिया, सेल कर दिया। इसी एवज में इसको क्या हुआ? इसको 13 दर्जन का प्रॉफिट हुआ। 13 दर्जन का प्रॉफिट हुआ। सवाल पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हुआ उसको, परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखो
आपने बच्चों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट, ये पढ़ा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा होगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। बस ये फॉर्मूला से ही सारा सवाल बन जाता है आपका। देखो सवाल क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 39 दर्जन ऑफ मैंगोज अ वेंडर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्रोसीड ऑफ 13 तो इसमें कुछ मत करो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला लिखो। अब कह रहा है 39 दर्जन बेचने पे 39 SP, इसको रखो 39 SP माइनस, अब देखो कॉस्ट प्राइस उतनी रहेगा ना, तभी जाके उसका प्रॉफिट हुआ है। तो 39 CP इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेल प्रोसेस 13 दर्जन ऑफ मैंगो, तो प्रॉफिट जो हुआ 13 SP का प्रॉफिट हुआ, 13 SP का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसको ये वाला इक्वेशन बन के तैयार हो गया, मेन यही इक्वेशन है, इसके बाद तो सिंपल मैथ्स है। वापस बता रहा हूँ, एक जो वेंडर है 39 दर्जन मैंगोज इसने कॉस्ट प्राइस में खरीदा और इसी में उसने बेच दिया 39 दर्जन को, लेकिन इस बेचने में उसको 13 दर्जन बनाना का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने यही तो लिखा है प्रॉफिट है, मैंने 13 दर्जन सेलिंग प्राइस का लिख दिया, 39 सेलिंग प्राइस है, 39 कॉस्ट प्राइस है। 39 और 13 कितना होगा, 26 SP इक्वल टू 39 CP। तो SP अपॉन CP का रेशियो क्या हो गया, 3:2। 39 लिख देता हूँ 39 और ये 26 है ना, ये SP है ये CP है। 13 से काटोगे 13 3 जा 13 2 जा, SP हमारा कितना आ गया 3, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 2, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस 2 है, हम सेलिंग प्राइस 3 बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट किसमें हुआ, CP में, 1/2 इंटू 100, 50% का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया, ये बिजनेस कर लेना, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। आप 39 दर्जन खरीदे हो और 39 दर्जन आपने बेचा, इसी एवज में आपको 13 दर्जन का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, 50% हुआ। पूरा पिक्चर क्लियर हुआ, वापस से बता दूं क्या, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। कुछ नहीं किया मैंने, 39 दर्जन मैंने लिख दिया था, 39 SP हो गया, कॉस्ट प्राइस 39 CP हो गया, और प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ, 13 सेलिंग प्राइस ऑफ दर्जन का। तो ये बस सॉल्व किया, आंसर आ गया। मैं देखो यही बता रहा हूँ, साइंस मैथ्स ये लो हैंगिंग फ्रूट है, पता नहीं आप क्यों इसको समझ रहे हो, अभी भी आप मॉक के पीछे पड़े हो, ये चीज पढ़े हो। मैंने एक और देखा था, PYQ नहीं सॉरी, एक कोचिंग का देखा था, उसमें उसने क्या कराया, उसमें SSC का जो एकदम मुश्किल मुश्किल सवाल होता है वो सब अपने टेस्ट पेपर में डाल दिया। यार ये सब तो सवाल ही नहीं पूछा है, सवाल तो यही सब पूछता है ना, PYQ अगर आप उठाओगे ये सब सवाल है। अब उसमें अलजेब्रा का एकदम मुश्किल सवाल पूछ दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का पूछ दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री तो पूछता भी नहीं है, ज्योमेट्री का सवाल पूछ दे रहा है, ज्योमेट्री का ठीक है वो 2D ज्योमेट्री वाला पूछता सवाल, बट ये क्या कहते हैं ट्राइंगल में यहाँ पे कितना एंगल कौन बन रहा है, ये सब थोड़ी पूछता है। तो बी स्मार्ट। आप पता नहीं इस फोमो में क्यों जीते हो कि अगर आपने मॉक नहीं दिया तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। हम लोग का यही तो इनिशिएटिव है, फ्री में सारा PYQ जितना भी है, क्योंकि लोग PYQ ही नहीं पढ़ते हैं। यूपीएससी में देखिए अभी सब PYQ पढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो रहा है, बट बीपीएससी में कोई नहीं करता, सब कोचिंग के पीछे भागे रहते हैं कि कोचिंग से हमें को ये मिल जाएगा, कोचिंग से ये मिल जाएगा। कोचिंग वाले अपना प्रॉफिट कमाते हैं, एग्जाम खत्म होगा तुरंत से अपना 72 का बैच ले आएंगे, मेंस का बैच ले आएंगे। समझ में आ रहा है, आप PYQ पे फोकस करो। हम लोग PYQ का बताओ कितना कितना वीडियोस आ गया होगा, PYQ सारा हम लोग ने करवा दिया है ये साल में जितना भी हो गया। बीपीएससी का 70th का आ गया, 73 एग्जाम का आ गया, 69 का आ गया, 67 का कल आ गया है, सारा चीज हो गया। सारा क्वेश्चन हम लोग का क्या रहता है, बस PYQ ही रहता है, PYQ के बाहर हम लोग बहुत कम ही जाते हैं। ठीक है 3-4 वीडियो पड़ा हुआ है कोचिंग वालों का, बहुत लोगों ने फरमाइश किया था, बट आई वुड नॉट से कि वो उतना ज्यादा कारगर होगा। ठीक है आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए देख सकते हो, बट स्टिल मेन फोकस शुड बी ऑन PYQ। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना पूरा, नेक्स्ट सवाल पर आओ। कितना सवाल है, चलो अभी 3-4 सवाल बचा हुआ है। चलो देखो एक और मैथ सवाल है, 2 पर्सन A एंड B कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। A और B है, A प्लस B है, किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पर्सन A कंप्लीट अ टास्क इन 20 दिन, A जो है उसी टास्क को 20 दिन में कंप्लीट करता है। इफ ही वर्क्स अलोंग हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द वर्क। देखो A प्लस B दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, A प्लस B 15 दिन में करते हैं, A उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों का टोटल वर्क कितना हुआ 15 और 20 का, जिसको नहीं पता वो देख लो यहाँ पे, एलसीएम निकालते हो ना बचपन में, 5 तिया चौक 3 4 5 15 15 चौक 60,
60 इसका टोटल वर्क आ गया। अब मुझे एफिशिएंसी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा ना, A प्लस बी का टोटल यूनिट 60 यूनिट काम हो गया, A प्लस बी का टोटल काम है 15, तो एफिशिएंसी कितना हुआ, 4 दिन में काम करेंगे। सेम A का 60 अगर टोटल वर्क है 20 किया तो कितना एफिशिएंसी हुआ, 3 हुआ। पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। अब देखो A प्लस बी उसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 इनका एफिशिएंसी है और A का एफिशिएंसी 3 है, तो B का कितना होगा, 3 प्लस बी इक्वल टू 4, तो B इक्वल टू 1। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया। अब सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द वर्क अलोंग। टोटल वर्क है 60, बी का एफिशिएंसी है 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 60 डे। पिक्चर क्लियर हुआ। 60 दिन में पूरा अकेले अगर बी चाहेगा तो वो वर्क पूरा कंप्लीट कर लेगा 60 दिन में। पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। A प्लस बी 15 दिन में करता है, A खुद 20 दिन में कर लेता है, दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का टोटल वर्क कितना हुआ, 60 हुआ। A प्लस बी का एफिशिएंसी 4 हुआ, A का खुद का एफिशिएंसी 3 हुआ, तो B का कितना होगा, 1 होगा, और टोटल यूनिट वर्क कितना है, 60, तो 60 भाई 1 60। चलो नेक्स्ट सवाल पर आए, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड। कौन थे जो अनऑफिशियल एम्बेसडर थे, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी से रिलेटेड जितना भी चीज था आपको याद हो गया, आपने कमेंट में भी कर दिया है। सूर्यनारायण बैनर्जी से रिलेटेड मुझे कुछ फैक्ट्स बताओ। स्वामी विवेकानंद जी से मुझे क्या याद आ रहा है, 1893 आ रहा है, 1897 याद आ रहा है मुझे, याद आ रहा है भारत मैन्युस्क्रिप्ट। भारत मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, किसको ट्रिब्यूट दिया गया है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। भारत मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारा चीज आपको याद आना चाहिए। बेलूर मठ आपको याद आना चाहिए इनसे, बेलूर मठ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आओ, हु प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, आरा एंड शाहबाद ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो ये फ्री का सवाल है, हर साल ये पूछता है, 17 में पता नहीं कैसे इन लोग से मिस हो गया था, ये साल हर साल, ये हर साल पूछता है, ठीक है। 1857 कुंवर सिंह, ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर आओ, अरेंज द फॉलोइंग रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ मुझे जाना है, सॉरी नॉर्थ साउथ ऐसे होगा ना, नॉर्थ से साउथ मुझे जाना है, अरेंज करना है मुझे। लद्दाख का, अच्छा देखो ये वाला सवाल मैं यही बता रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट मैंने डाला है मैप के थ्रू, आप सारा चीज कर जाओगे, रेंजेस हो गया, पासेस हो गया, रिवर हो गया, सारा चीज आप कर जाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ये वीडियो के बाद उसको वॉच करना, एक बार देख लियो, 2 बार देख लियो, 3 बार देखो, मतलब एक बार अगर आप देख लोगे, मतलब 3-4 बार देख लोगे, फिर आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू पढ़ो, आपको कभी घटना चक्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो नॉर्थ से साउथ जाना है तो मुझे याद है KLZ, और उस दिन कमेंट सेक्शन में बहुत सही सही लोग निमोनिक्स डाले थे, काला आजार करके डाल दिए थे, वो बहुत सही था, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, तो काराकोरम होगा, लद्दाख होगा, जांस्कर होगा, नीचे आएगा पीर पंजाल। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो वेटरन हो गए, जो पूरा पढ़ चुके हैं, ग्रेट हिमालय से मुझे बताएं क्या नंगा पर्वत आता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ डैम जेम का फुल फॉर्म, डैम जेम का एक्रोनिम बताओ, ठीक है। डाफला, मिरी, एबॉर, मिश्मी, ये कौन से हिमालयन रेंज में आता है, ये सब आपका टास्क है। सतपुड़ा रेंज आपको याद है, राजपीपला, महादेव, मैकाल, मैकाल से क्या, अमरकंटक, महादेव से कौन है, महादेव से आपका वो क्या कहते हैं, धूपगढ़ हो गया, और आपका पंचमढ़ी हो गया, ये सब आपको याद आना चाहिए। गैस से मैंने क्या याद किया था, गवालीगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई माउंटेन आपको याद आना चाहिए, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ये सब आपको याद आना चाहिए। ये सब देखो, जैसे मैं नींद में पढ़ सकता हूँ ना, वैसे आप भी पढ़ सकते हो, उसको अच्छे से देखना, रिवाइज करते रहना बार बार, ठीक है। और हाँ, आज रात को, शाम को आपको साइंस का मिलने वाला है वन शॉट, जिसमें सारा साइंस का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, 400-500 सवाल उसमें रहेगा मुझे लगता है, तो वो वीडियो देख लेना। साइंस इज सॉर्टेड, मैथ्स आपका सॉर्टेड हो गया, ज्योग्राफी सॉर्टेड, बिहार स्पेशल इज सॉर्टेड। अब मुझे बताओ, इतना ज़्यादा हमने डिलीवर कर दिए, अब आपका नहीं निकलेगा तो फिर नुकसान किसका है, या फिर आप ब्लेम किसको करोगे, पैसे को ब्लेम नहीं करोगे, ना ही अपना तकदीर को करोगे, आपको सब चीज़ मिल गया है, फ्री में आपको सारा चीज़ मिल गया है, इसका यूटिलाइज करो। बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू एवरीवन, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड टू एवरीवन। लाइफ का यही फिलॉसफी है, ग्रेटफुल रहो, पेशेंस रखो, हैप्पी रहो, सब चीज़ आपको मिलेगा, जो चीज़ मिलना है आप ही को मिलेगा, वो चीज़ आज नहीं तो कल वो मिलेगा। हैव पेशेंस, हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स गॉड। विद दिस लेट्स एंड दिस थिंग, ये वाला वीडियो और ये वाला प्लेलिस्ट और ये वाला PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।